दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और अभी जैसा कि सेशन आपका 2021-2022 चल रहा है और ऑलरेडी एक सर्कुलर निकल चुका है सीबीएसई की तरफ से कि इस बार जो एग्जाम्स हैं वो दो पार्ट्स में होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा और टर्म 2 जो है वो हमारा सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। दैट मीन्स टर्म 1 में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और आपको ओएमआर शीट पर सर्कल को भरना होगा। और टर्म सेकंड जो है उसमें आपको नॉर्मल जो आपका शीट रहती है वो मिलेगी और आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो आपकी प्रिपरेशन भी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिस अकॉर्डिंग से हमारा ये आना है, ठीक है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए आपको कुछ एक स्पेशलाइज्ड बुक्स निकली हुई हैं, ठीक है, कुछ जैसे ओसवाल के बुक्स हैं, तो वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे बुक्स के, आप वो सब चेक कर सकते हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रेफर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास यूनिट वाइज कितने कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो यूनिट है हमारा वो है केमिकल सब्सटेंसेस का। तो यहाँ पर केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, ठीक है। तो इसको 25 मार्क्स दिए गए हैं। तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिकल सब्सटेंसेस आ गया तो दैट मींस केमिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो है हमारा वो 23 मार्क्स का है, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग हमारा 23 मार्क्स का है। तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया हमारा। थर्ड आ जाता है हम नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना ये हमारा 12 मार्क्स का है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फोर्थ यूनिट में हम आ जाते हैं। तो फोर्थ यूनिट्स क्या है हमारे पास, इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ये आपको पता ही है करंट कहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट, ये हमारा फिजिक्स का यूनिट आ गया 13 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज ये एनवायरमेंट से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो ये 7 मार्क्स का हो गया। तो टोटल हमारे पास 80 मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। 20 मार्क्स आपके इंटरनल रहते हैं, ठीक है। तो आपके जो टर्म 1 एंड टर्म 2 है 40-40 मार्क्स के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 40 मार्क्स आपके पास एमसीक्यू और 40 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि डिटेल क्या है सिलेबस की, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 में चलते हैं। तो यूनिट 1 हमारा केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, नेचर एंड बिहेवियर। तो सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पर केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस का चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट हमारा केमिकल सब्सटेंसेस है, चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं आपको पता ही है, जो इक्वेशंस है हमारी वो रिएक्शन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो जो हमारे पास दो सब्सटेंस है उनको आपने मिक्स किया, नया बन गया, कुछ कंपाउंडिंग हो गई, ठीक है। तो वो क्या है, एक वो क्या है हमारे पास, वो है नेचुरल रिएक्शन। तो इजीएस्ट एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपने मिक्स किया, ठीक है। तो H2 उधर O2, ठीक है। तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। लेकिन कितने मॉलिक्यूल हम हाइड्रोजन के लेंगे और कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लेंगे, ठीक है। तो वो इक्वल नहीं ले सकते। इक्वल लोगे तो H2O2 बन जाएगा, ठीक है। तो इक्वल नहीं लेना, तो बैलेंसिंग करनी है हमने अगर वाटर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट कौन से हैं, ठीक है। और दूसरा ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है, देन बैलेंसिंग। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन कह लो, केमिकल रिएक्शन कह लो, ठीक है। देखिए केमिकल रिएक्शन के अंदर पहला है केमिकल इक्वेशन, देन बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फिर उसकी बैलेंसिंग क्या होती है। अब आ जाता है हमारे पास इम्प्लीकेशंस, ठीक है, इम्प्लीकेशंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की क्या क्या इम्प्लीकेशन होते हैं। देन टाइप्स आए थे, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कॉम्बिनेशन, ठीक है, दो चीजें कंबाइन हो रही है, कुछ नया बन रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है। देन डीकम्पोजिशन, ठीक है, जैसे हमने कहा कि H2 और O2 मिला के वाटर बन रहा है, तो ये तो कंबाइन हो रहा है कुछ। डीकम्पोजिशन, अब अगर हम H2O को डीकम्पोज करना चाहें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक की जगह दूसरा आएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। देन डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शन है। देन न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब कुछ नेचर होता है एसिडिक, कुछ बेसिक, ठीक है। कुछ न्यूट्रलाइजेशन कैसे करें, ऑक्सीडेशन, दैट मींस ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं हम, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, रिड्यूसिंग, ऑक्सीजन हटा रहे हैं, तो रिडक्शन हो जाता है इस तरह से। तो ये सब हमारे पास टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है। देखिए, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी हम कहें तो खट्टे होते हैं, ठीक है। बेस क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। सॉल्ट आपको पता ही है, ठीक है। एक एक एग्जांपल लेके समझते हैं। पहले एसिड क्या है हमारे पास, HCl है एसिड, H2SO4 है, HNO3, ये तीन एसिड्स रहते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली हमें पता होते हैं। अब इसी तरह से बेसिस क्या है, जैसे मान लीजिए NaOH है, ठीक है, तो ये बेस है, ठीक है। अब सॉल्ट क्या है, NaCl, ठीक है, जो हमारा नमक है, ठीक है, ये किस किस से बना है, सोडियम और क्लोरीन से बना है, ठीक है, तो ये सॉल्ट है हमारे पास, ठीक है। तो ये तीन तरह के चीजें हमें पता लग गई इसमें केमिस्ट्री में, एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है, ठीक है। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो हम इसमें देख लेते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहला आया था देयर आर डेफिनेशंस, ठीक है, उनकी डेफिनेशंस क्या है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म में आपने डेफिनेशन इसकी याद करनी है, ठीक है। फर्निशिंग ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस, ठीक है। तो आपको पता है कि H प्लस आयन कहाँ पर होता है, एसिड में होता है। OH माइनस आयंस कहाँ पर होता है, ये हमारा बेस में होता है, ठीक। तो ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे मैं आपको बता दिया जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह। देन एग्जांपल्स पता होने चाहिए आपको, एग्जांपल भी बता दिया कुछ मैंने। यूजेस पता होने चाहिए, ठीक है, एसिड का क्या यूज है, बेस का क्या यूज है और सॉल्ट का क्या यूज है, ठीक है। उसके बाद आता है पीएच, ठीक है। अब पीएच क्या है, देखिए नॉर्मली जो हमारा वाटर का पीएच, जो पीने वाला वाटर है, ठीक है, बिल्कुल जो होगा वो 7 होता है। तो 7 से कम जो है वो एसिडिक नेचर है, 7 से ऊपर हमारा बेसिक नेचर आ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो पीने वाला सिस्टम रहता है वो 7 के अराउंड रहता है पीएच, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। तो स्केल क्या है, पीएच स्केल क्या है, ठीक है, जो आपको बताया अभी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसकी अपर रेंज क्या है, ठीक है, वेरिएशन कहाँ कहाँ से तक है, ठीक है। देन डेफिनेशन, ठीक है। अब डेफिनेशन कैसे, इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे है, रिलेटिंग टू लोगरिथमिक, ठीक है, पीएच का लोगरिथम से क्या रिलेशन है, ठीक है, रिलेशनशिप लोगरिथमिक फॉर्म में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये इसमें साथ में लिख दिया नॉट रिक्वायर्ड, क्या चीज आपको नहीं करना, ठीक है इसमें, ठीक है, ये चीज आपको नहीं करना, लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपको लॉगरिथम वाला पार्ट नहीं करना, इसमें साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। उसमें उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस क्या है, पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पर, इन एवरीडे, ठीक है। जैसे मैं बताया आपको कि अगर आपका एसिडिक होगा कुछ भी तो भी गलत है, बेसिक होगा तो भी गलत है, ठीक है। तो हम एक्सट्रीम्स पे नहीं जा सकते, हमें न्यूट्रल चाहिए। तो नॉर्मल जो पीने वाला पानी है, ठीक है, वही सबसे बड़ा यूज है। देन लाइफ, लाइफ के अंदर क्या क्या यूज है, ये तो हो गया हमारे पास। देन प्रिपरेशन, ठीक है, एंड यूजेस ऑफ। अब कुछ एक ये हमारे पास है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स मान लो, कंपाउंड्स मान लो, ठीक है। जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे मैंने बताया था NaOH, ठीक है, NaOH है, ठीक है। तो इसका क्या यूज रहता है डेली लाइफ में, ठीक है। देन ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज रहता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो बेकरी का काम चलता ही नहीं बेकिंग सोडा के बिना, ठीक है। देन वॉशिंग सोडा, ठीक है, कपड़े धोने वाला सोडा बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आपने देखा ही है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये बहुत इजी चीजें रहती हैं। इसमें सिर्फ आपको एक केमिकल फॉर्मूले पता होना चाहिए, इनके यूजेस पता होने चाहिए, ठीक है, कुछ एक रिएक्शंस पता होने चाहिए। तो ये मार्क्स दिलवाने वाली चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नेक्स्ट चैप्टर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपको पता है कि मेटल्स कौन कौन सी, जैसे सबसे कॉमन जो मेटल हम देखते हैं वो क्या है, लोहा है, आयरन बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, सोना है, चांदी है, ठीक है, गोल्ड सिल्वर, ठीक है, निकल, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज तो हमारा वो हो गया, आपका एलॉय हो गया, ठीक है, प्योर मेटल नहीं है, ब्रॉन्ज को नहीं कहेंगे, कॉपर, टिन, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेटल्स हैं। तो मेटल्स की आपको कुछ प्रॉपर्टीज है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। अब नॉन मेटल्स में क्या आ गया, नॉन मेटल जो भी मेटल नहीं है वो नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल में क्या आता है आपके पास, जैसे वुड है, वुड क्या है, नॉन मेटल है। लेकिन मटेरियल वाइज अगर हम देखें, जैसे प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक्स क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। कंपोजिट्स हैं, ठीक है, कंपोजिट्स भी हमारे पास प्योर मेटल नहीं है, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। जो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल आ गया। अब प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, दोनों की प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, सॉरी, रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, वो दूसरे उसके साथ कितनी जल्दी कंबाइन हो जाएगा, ठीक है।
तो वो रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। तो आपको पता ही है रिएक्टिविटी डिपेंड करती है वैलेंसी के ऊपर, ठीक है। देन फॉर्मेशन, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं वो है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आयनिक में पता होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयरिंग नहीं होती है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होती है आयनिक बॉन्ड में। उसके बाद हम आते हैं बेसिक, ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे जमीन से जो हम मेटल निकालते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। तो आपको पता है कि माइन से निकलती है मेटल, तो डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस रहती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं मेटल को निकालने में, ठीक है। तो उन प्रोसेसेस का आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद है क्रोजन। क्रोजन क्या है? जंग है, जैसे जंग लग जाता है, ऑक्सीडेशन की वजह से लगता है जंग, जैसे लोहे के ऊपर सबसे ज्यादा जंग लगता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रोजन, ठीक है। दो टर्म्स यहाँ पर यूज होती है, एक रस्ट, एक क्रोजन, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस भी होता है इनमें। उसके बाद आता है क्रोजन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, और इसकी प्रिवेंशन। पर प्रॉपर्टीज तो आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, प्रिवेंशन लिखा है, ठीक है, रोकने का तरीके। तो ये इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, प्रिवेंशन तो बहुत इजी है, ठीक है। आप कोटिंग कर दो, प्लेटिंग कर दो, वो सब प्रिवेंशन है, ठीक है। तो आपके पास ये बहुत इजी टॉपिक रहता है कोरोजन का। इसमें बहुत ज़्यादा आपको केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं रहती है, सिंपली आपको थोड़ा सा क्रैम करना होगा, ठीक है। मार्क्स दिलवाने वाली चीज़ें हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास कार्बन, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स। तो जहां भी कार्बन आ गया दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई आपकी। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन से जो कंपाउंड बने हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन होगी ही होगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो कार्बन जहां भी होगी तो वहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, ज्यादा होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। तो आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है काम। यहाँ पर क्या होता है? शेयरिंग ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जनरली वहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाएगी आपको। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन कंपाउंड मतलब जिसके अंदर कार्बन होगा। उसके बाद आते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कि हर जगह पाया जाता है कार्बन, ठीक है, कार्बन कहीं भी मिल जाता है, तो उसका नेचर क्या है? वर्सेटाइल है। उसके बाद क्या है? होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज मतलब आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, एक जैसा ही आगे आगे एडिशन होता जाएगा, तो होमोलोगस सीरीज। उसके बाद आता है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब जैसे आपने नाम सुना होगा IUPAC नेमिंग, ठीक है। अब IUPAC क्या है? ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इनके अपने नाम रहते हैं, ठीक है। तो नेमिंग कैसे करनी है हमने, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नोमेनक्लेचर का सिस्टम है यहाँ पर। नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग कैसे होनी है कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स की। उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास? अच्छा, साथ में ये भी लिखा है कंटेनिंग, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से आपके सिलेबस में, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे हेलोजेंस है, हेलोजन लाइट होती है, जैसे आपने सुना होगा हेलोजेंस, ठीक है। हेलोजेंस एक पूरा का पूरा एक कार्बन का ग्रुप है। उसके बाद एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। अब एल्कोहल तो पता ही है आपको, आप शराब कह सकते हैं, दारू कह सकते हैं, तो ये क्या है? एल्कोहल है। लेकिन एल्कोहल पीने वाली अलग होती है, और भी बहुत कामों में अल्कोहल यूज होता है, ठीक है, जैसे स्प्रिट भी अल्कोहल है, ठीक है। कीटोन्स है, कीटोन्स भी कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। एल्डिहाइड्स भी कार्बन कंपाउंड्स है। एल्कलीन, ठीक है, एल्कलेन, एल्कलेनाई, एल्केल, ठीक है, एल्काइंस। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कार्बन कंपाउंड्स हैं। अब इसमें आप पहचान कैसे करोगे? पीछे कौन सा ग्रुप है ये आपको पता लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए पीछे OH ग्रुप है, ठीक है, तो कौन सा कंपाउंड है? पीछे हमारे पास दूसरा ग्रुप है, ठीक है, CH3COOH ग्रुप है, तो कौन सा कंपाउंड है? तो ये हर एक जो भी हमारे पास कंपाउंड है उसके पीछे कार्बन का कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए, इससे आप पहचान कर सकते हो। तो उसके बाद आ गया बिटवीन सैचुरेटेड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए एक तरह का क्वेश्चन है ये, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन और कार्बन कंपाउंड में क्या है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोकार्बन का मीनिंग ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगी और कार्बन भी होगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों है यहाँ पर। उसके बाद आता है केमिकल, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो उसके बाद आता है कंबशन, ठीक है, कंबशन क्या होता है? जलना, ठीक है। देन ऑक्सीडेशन मतलब जैसे जंग लगना ऑक्सीडेशन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐड हो गई उसमें,
ठीक है, कम्बशन में क्या हो गया, जल गया। देन एडिशन, ठीक है, कुछ चीज ऐड हो रही है। सब्ट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब कुछ चीज कम हो रही है, घट रही है, ठीक है, रिएक्शंस। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऊपर भी पढ़े थे हमने जैसे। उसके बाद आते हैं हमारे पास इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल एंड इथेनॉलिक एसिड, ठीक है। इथेनॉल अब क्या होगा, जैसे मेथनॉल, इथेन से बना इथेनॉल, ठीक है, और इथेनॉलिक एसिड, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये अब एप्लीकेशन पार्ट में हम एक तरह से आ गए हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आपको ओनली प्रॉपर्टीज ही याद करनी है एंड यूजेस, ठीक है, इन दोनों चीजों की प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ये आपके सिलेबस में। देन सोप्स आ जाते हैं, देन डिटर्जेंट आ जाते हैं, ठीक है। अब सोप और डिटर्जेंट भी हमारे पास कार्बन से बने हैं, ठीक है। तो सोप का जो हमारे पास केमिकल फार्मूला, उनके प्रॉपर्टीज, यूजेस, उनका बनाने का तरीका, ठीक है। इसी तरह सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनेंगे। उसके बाद आए थे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे आपको पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है, आपने सुना है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल पर कौन सा जो हमारे पास एलिमेंट कहां पर होगा, ठीक है, उसकी जगह फिक्स रहती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्या जरूरत पड़ गई क्लासिफिकेशन की, ठीक है। देन अर्ली अटेम्प्ट्स, हिस्ट्री में आ गए हम। अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन, शुरू में क्लासिफाई कैसे किया गया, ठीक है, एलिमेंट्स को। उसके बाद सुधार होता गया इनमें, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, इसमें साइंटिस्ट के नेम्स हैं, ठीक है, इसने पहले वाले ने किया, ठीक है। मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा इसमें, ठीक है। तो उसके बाद इसने दूसरे ने किया, न्यूलैंड्स, ठीक है। तो हिस्ट्री टाइप का है। देन लॉ आ गया आपका, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। मेंडलीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था ये काफी फेमस है, ठीक है। देन जो आजकल चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इस पर ज्यादा फोकस करना है, मेंडलीव और इसके ऊपर, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है ग्रेडेशन, ठीक है। अब ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। देन वैलेंसी, देन एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। देखिए एक अच्छा जो पीरियोडिक टेबल होगा, बहुत सारे पीरियोडिक टेबल आए, ठीक है, अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ आ गए हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो धीरे 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 सुधार होता गया इनमें। तो हमें क्या चाहिए एक पीरियोडिक टेबल से, ऐसा पीरियोडिक टेबल जो हमें क्या क्या बता दे, ठीक है। तो ये ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये बता दे हमें, ठीक है। अब आगे क्या है, वैलेंसी बता दे, देखने से पता चल जाए, ठीक है, वैलेंसी कि किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है, ठीक है। देन एटॉमिक नंबर भी बता दे, ठीक है। और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी बता दे, जैसे मेटल्स एक तरफ रख दी हमने, नॉन मेटल्स एक तरफ रख दी। तो ये सब देखने से पता चल जाए, ठीक है, कि ये एलिमेंट यहाँ पर है पीरियोडिक टेबल में, तो इसका नेचर इस तरह का होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम यूनिट नंबर सेकंड, तो यूनिट नंबर सेकंड, ठीक है। तो ऊपर यूनिट नंबर 1 था, वो केमिस्ट्री थी सारी, ठीक है। अब वर्ल्ड ऑफ लिविंग, तो ये बायोलॉजी आ गई। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला चैप्टर देखते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस का पहला चैप्टर है। तो लाइफ प्रोसेसेस में लिविंग बींग्स, ठीक है। लिविंग बींग क्या है, जो भी जिंदा लोग हैं, ठीक है। लिविंग बींग मतलब चाहे इंसान है चाहे जानवर है, वो सब जिंदा है ना, तो सारे जिंदा जो हैं, ठीक है, चाहे वो पशु है चाहे पक्षी है चाहे इंसान है, ठीक है, सब मिला के क्या है, लिविंग बींग्स है। देन बेसिक कॉन्सेप्ट, किस चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑफ, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आपको पता ही है, ठीक है, अब ये खाना न्यूट्रिशियस है या नहीं है, आप अच्छी चीज खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स ज्यादा न्यूट्रिशियस हम कहते हैं, ठीक है, बजाय कि हम कोई जंक फूड खाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है किसी फूड की, ठीक है। अब न्यूट्रिशियस खाएंगे तो हमारा न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, इंस्पायर करते हैं हम जो, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पे हम जाते हैं, ठीक है।
एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारी मूविंग एबिलिटी है, ठीक है, लेकिन पेड़ पौधों की तो नहीं होती ज्यादा, ठीक, पेड़ पौधे तो ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता ज्यादा, ठीक है। अब उसके बाद एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो हम बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये प्लांट्स में भी है और दूसरा क्या है, एनिमल्स में भी है, ठीक है। तो ये दोनों में आ गया, प्लांट्स और एनिमल्स में, ये सारी जितनी भी प्रक्रिया है, ठीक है, डेली लाइफ की, ये प्लांट्स की और एनिमल्स की हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। अब जैसे अगर आप अपना हाथ ऊपर ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं, नीचे लाना चाहें तो ला सकते हैं, ठीक है। आप मूव करना चाहते हैं तो मूव करते हैं, तो ये क्या है, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है, ठीक है, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अब कोई इंसान ऐसा है, ठीक है, वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो देता है, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम उसका काम नहीं करता, जैसे कई बार, ठीक है, एबिलिटी नहीं रहती उसमें, ठीक है, जैसे किसी को लकवा मार जाता है तो उसका कंट्रोल कम हो जाता है या बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कि हम अपनी बॉडी को कैसे अपने इच्छा अनुसार मूव कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेन में सिग्नल जाएगा, सिग्नल ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन आगे ऑर्डर करेगा, ठीक है, तो ऑर्डर करने से वो काम होगा, ठीक है। तो ये सब कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का चैप्टर है। तो यहाँ पर देखिए, अब टॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है, मैंने मूवमेंट की बात पहले बात कर दी आपको, टॉपिक मूवमेंट्स इन पहले है प्लांट्स में, ठीक है। तो हम कंपेयर करते जाएंगे प्लांट्स में कितने की मूवमेंट होती है, प्लांट्स कितना अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट, हार्मोन्स, प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स, जैसे इंसान के अंदर भी हार्मोन्स हैं, जैसे हमारा मेल्स में अलग हार्मोन्स होते हैं, फीमेल्स में अलग हार्मोन होते हैं, मेल और फीमेल जो बॉडीज हैं उनमें जो डिफरेंस रहता है वो हार्मोन्स की वजह से रहता है, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। उसके बाद आता है नर्वस सिस्टम, मैंने पहले आपको नर्वस सिस्टम की बात बता दी, ठीक है। तो हमारे जो भी कंट्रोल रहता है नर्वस सिस्टम के थ्रू आता है। देन वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी, और दूसरा क्या, इनवॉलंटरी, ठीक है, एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये तीन तरह के एक्शंस हैं, वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, और तीसरा क्या है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी बॉडी जैसे हल्का सा भी आपको गर्म कोई चीज, गर्म चीज को छूते हैं तो आपका हाथ अपने आप पीछे हो जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो देन केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। देन एनिमल हॉर्मोन्स, ये लास्ट में एनिमल हॉर्मोन्स। तो बेसिकली आपको क्या क्या है यहाँ पर स्टडी करना है, तो दो तरह के हार्मोन हो गए आपके, प्लांट्स के हॉर्मोन्स और हमारे एनिमल के हॉर्मोन्स, ये तो है ही, ठीक है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देखिए प्लांट्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसमें रिसर्च भी लिमिटेड है, ठीक है। प्लांट्स अपने आप को क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट तो होती नहीं प्लांट्स में, वो तो फिक्स है जमीन के अंदर, उनकी जड़ें हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है वहां पर, लेकिन जो इंसान है या जानवर है उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम उसका डेवलप्ड है। तो इस तरह का आपको पूरा पूरा यहाँ पर स्टडी करना है, लेकिन हॉर्मोन्स तो दोनों में है। अब आ जाता है हमारे पास रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन पता ही है आपको, नाइन्थ में भी आप पढ़ के आए रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में क्या रहता है कि, ठीक है, अब अपने जैसा दूसरा पैदा करना, ठीक है, इंसान है अपने बच्चे पैदा करता है तो वो क्या है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। जानवर भी अपने बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग तो होते नहीं, यहाँ पर सिस्टम यह है कि वहीं से बायोलॉजिकली जो है आगे से आगे सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन का क्या सिस्टम है, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर क्या सिस्टम है, ठीक है, प्लांट्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं और एनिमल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। अब टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, असेक्सुअल है, देन सेक्सुअल है, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस आ गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं,
ठीक है, उनकी हेल्थ, ठीक है, और ये पूरे सिस्टम की भी हेल्थ, ठीक है। देन नीड क्या है उस चीज की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की नीड क्या है, ठीक है, क्या जरूरत पड़ गई। देन मेथड्स क्या है, ठीक है, जरूरत, पहले आपको जरूरत को समझना पड़ेगा, फिर आपको मेथड्स को समझना पड़ेगा। अब मेथड्स किस चीज के हैं, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर एक देखिए, फैमिली प्लानिंग का मतलब यह है कि फैमिली साइज बड़ा नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, जैसे कहते हैं 2 ही बच्चे सबसे अच्छे टाइप का सिस्टम है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग मतलब फैमिली साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है इंडिया की, तो ठीक है। अब कुछ एक कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पॉपुलेशन है ही नहीं, तो वो तो बूस्ट करते हैं, ठीक है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा हों, लेकिन यहाँ इंडिया की प्रॉब्लम दूसरी तरह की है, ठीक है, इंडिया और चाइना की। तो यहाँ पर क्या, फैमिली प्लानिंग का मीनिंग क्या है कि बच्चे कम से कम हो, ठीक है। देन सेफ, ठीक है, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, ठीक है। तो सेफ सेक्स वर्सेस, मतलब इसमें वर्सेस का मतलब हो गया डिफरेंस क्या है, ठीक है। HIV, अगर सेफ सेक्स नहीं होगा तो क्या होगा, HIV और एड्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके कौन कौन से मेथड्स आ जाते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब, HIV और एड्स क्या है, बीमारियां हैं, ठीक है, जानलेवा बीमारियां हैं दोनों, ठीक है। देन चाइल्ड बेयरिंग, ठीक है, चाइल्ड बेयरिंग, चाइल्ड बेयरिंग में क्या है कि बच्चा पैदा कैसे होता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, वुमेन्स हेल्थ, ठीक है। तो वुमेन्स हेल्थ रिलेटेड टू चाइल्ड बेयरिंग, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। तो ये सब आपको एक आइडिया दिया जाता है इस चैप्टर में। देन आते हैं हम इसमें हेल्दी, ठीक है, सॉरी, हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेल्दी तो हमारा फूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी का मीनिंग क्या है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कुछ एक बीमारियां हेरिडिटी में आ जाती हैं, या जैसे मान लीजिए जो हाइट है, हाइट हम कहते हैं हेरिडिटी में आ गई कि इनका कद तो छोटा होगा, पूरे खानदान का ही कद छोटा है, ठीक है। कुछ लोग लंबे होते हैं तो इनकी हेरिडिटी में है, ठीक है। तो मतलब पीछे से ही चला आ रहा है, इनके पूर्वज भी ऐसे तो ये भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। रिवोल्यूशन मतलब आगे से आगे इवोल्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है, उस चीज को। देन इसमें हेरिडिटी आ गया, पहला हेरिडिटी है क्या, ठीक है, मॉडल, ठीक है, साइंटिफिक मॉडल क्या है हेरिडिटी के, ठीक है। देन मॉडल कंट्रीब्यूशन, अब इसमें लॉज हैं कुछ, ठीक है, हेरिडिटी के। तो यहाँ पर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ऑफ इनहेरिटेंस क्या किस चीज की है, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, ठीक है, जो हम पीछे से लेके आ रहे हैं ट्रेट्स, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन का मीनिंग क्या है अ, कि जो, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर ही है, ठीक है, तो वो गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, तो उसको बोलते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये बैंड है पूरा, ठीक है। तो पहले क्या होता था, अल्ट्रासाउंड से चेक करवा लिया जाता था। तो इंडिया के अंदर क्या होता था कि लड़का चाहते थे लोग, तो जितने भी लड़कियां होती थी वो अंदर ही खत्म कर दी जाती थी, ठीक है। तो ये एक हार्ड एंड ट्रू फैक्ट है। तो इससे क्या होता है, जो जेंडर रेशियो बोलते हैं मेल फीमेल रेशियो, वो डिस्टर्ब होने लग गई, लड़के ज्यादा हो गए लड़कियां कम हो गई, ठीक है। तो उसको कम हटाने के लिए ये बैन कर दिया गया सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। देन हम आ जाते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो इसका आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की बात पता होना चाहिए इवोल्यूशन का। देन आते हैं हम नेक्स्ट थीम के ऊपर। तो नेक्स्ट थीम हमारे पास क्या था, नेचुरल फिनोमिना। अब इसमें इस पर बेस्ड है यूनिट नंबर 3। तो नेचुरल फिनोमिना है इसका नाम। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये फिजिक्स में आते हैं नेचुरल फिनोमिना। यहाँ पर मतलब जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है, ये तो है फिजिक्स का पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, बाय कर्व्ड सरफेस। अब ये क्या चीज होगी, कर्व सरफेसेस कौन कौन सी होंगी, देखिए ये मिरर रहते हैं। जब रिफ्लेक्शन की बात रहेगी तो मिरर की बात करेंगे। अब मिरर जो है कर्व्ड मिरर, ठीक है, एक तो प्लेन मिरर भी हो सकता है और कर्व्ड मिरर भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे उसके बाद कन्वेक्स और कनकेव आगे फर्दर टाइप्स रहते हैं इनके कर्व्ड मिरर्स के, ठीक है। अब इमेजेस फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का आइडिया होना चाहिए आपको। तो जो मिरर होता है वो
लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब लाइट टकराएगी उससे वापस आ जाएगी आपके आईज में, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी वो आपको दिखाई देगी। अब लेंस क्या काम करता है, लेंस अलाउ कर देता है लाइट को पास करने में एक जगह से दूसरी जगह पर। अब जैसे मान लीजिए आप सिंपल लेंस लेते हैं, तो लेंस से आप दूसरी तरफ का देख सकते हैं, लेकिन मिरर से आप दूसरी तरफ का नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी जो सरफेस है वो पॉलिश्ड रहती है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को। तो अभी यहाँ पर अभी हम रिफ्लेक्शन को ही देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेबस में यहाँ रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, पहले तो हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। अब क्या, इमेज इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, जो मिरर ऐसे होते हैं जो किसी स्फीयर का पार्ट होते हैं, ठीक है, स्फीयर को काट के बनाए गए होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब उस जो कर्वेचर होगा उसका एक सेंटर होगा, जैसे कोई भी स्फीयर होता है उसका एक सेंटर होता है, ठीक है। तो इसका भी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, ठीक है। देन प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। देन ये टर्म्स है एसोसिएटेड विद मिरर्स, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। देन प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, फोकल पॉइंट बोलते हैं हम, फोकस पॉइंट जो होता है, फोकल लेंथ है, ठीक है। और फोकल लेंथ की भी डेफिनेशन है, किस किस के बीच का डिस्टेंस है फोकल लेंथ, ठीक है। देन आते हैं हम मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मैथमेटिक्स आ गया, मिरर फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो आपको मिरर फॉर्मूला की डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप नेक्स्ट क्लासेस में कर लेंगे अगर आप साइंस लेते हैं तो। देन मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब मिरर से हम किसी चीज को बड़ा कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, साइज को बड़ा करना विद द हेल्प ऑफ मिरर। देन रिफ्रैक्शन, अब दूसरा फिनोमेना आ गया, पहले मैंने बताया था आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जो है लेंस के साथ होगा, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जो भी चीज अलाउ कर देगी लाइट को अपने थ्रू से पास होने के लिए, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्या है, लेंस से हो सकता है, ठीक है, स्लैब से हो सकता है, आपका प्रिज्म से हो सकता है, ठीक है, मतलब दूसरी उसकी पॉलिश सरफेस नहीं है उसमें, तो रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन यहाँ मैथमेटिक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई भी जो ऐसा रहेगा, जैसे मान लीजिए लेंस है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, स्लैब है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और या फिर जो आपका प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है। तो ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय, ठीक है, कौन कौन करेगा, तो यहां पर हमारे पास ये आ गया लेंस, ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था लेंस आएगा, ठीक है। तो लेंस के टाइप लिख दिया, स्फेरिकल लेंस है, ठीक है, जैसे स्फेरिकल मिरर था वैसे स्फेरिकल लेंस भी हो गया, ठीक है, एक स्फीयर को काट के बनाया गया लेंस को। देन इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, तो आपके सिलेबस में अभी स्फेरिकल लेंसेज चल रहे हैं सिर्फ, ठीक है। देन लेंस फॉर्मूला, ठीक है, जैसे मिरर फॉर्मूला वैसे लेंस फॉर्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, दोबारा से आ गया इसमें भी। देन आ गया मैग्निफिकेशन, वहां भी मैग्निफिकेशन था, यहाँ भी मैग्निफिकेशन आ गया। मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस, ये दोनों आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, थोड़े हल्के फुल्के न्यूमेरिकल भी आते हैं इनमें। उसके बाद आते हैं हमारे पास फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस, लेंस काम कैसे करता है, ठीक है। इन ह्यूमन आई, आपको पता है कि हमारी जो आंख होती है उसके अंदर भी लेंस होता है, ठीक है, लेकिन वो लेंस हमारा ये वाला लेंस नहीं होता, वो हमारा बायोलॉजिकल लेंस होता है, बॉडी का ही पार्ट रहता है, ठीक है, लेकिन लेंस तो है ह्यूमन आई में, ठीक है। उसके बाद डिफेक्ट्स, ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जैसे कहते हैं दूर का चश्मा पास का चश्मा, ठीक है, तो मायोपिया बोलते हैं जैसे, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। इमेज जहां बननी चाहिए उससे पहले बन जाती है या उससे बाद बनती है, ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं ये डिफेक्ट्स, ठीक है। तो आइज के अंदर दो तरह के जो मेजर डिफेक्ट्स हैं वो क्या है, ठीक है। उसके बाद आते हैं और उनकी करेक्शन, ठीक है, चश्मा लगाने से हम क्या करते हैं, करेक्शन कैसे करते हैं, इसके डायग्राम बनते हैं। देन एप्लीकेशंस ऑफ, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल, ठीक है, मिरर्स। अब ये अलग तरह का आ गया, यहाँ तक वो ह्यूमन वाला खत्म हो गया। उसके बाद आ गया एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ठीक है। तो ये अलग टॉपिक है बिल्कुल, उसको ह्यूमन आई के साथ इसको जोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर ये है कि स्फेरिकल मिरर और जो लेंस है उनके क्या एप्लीकेशन है, जैसे स्फेरिकल लेंस तो आंख के चश्मे भी लगाते हैं हम, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर क्या कहाँ पर यूज होता है, ठीक है, तो एप्लीकेशन मतलब उनके यूजेस क्या है। लास्ट में हम आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू, ठीक है, प्रिज्म। ऊपर तो हमने देखा लेंस से रिफ्रैक्शन हो रहा था, अब क्या प्रिज्म से रिफ्रैक्शन, अब प्रिज्म होता कैसा है, ठीक है, तो तिकोना टाइप का रहता है प्रिज्म, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपके पास डिस्पर्शन
ऑफ लाइट, लाइट फैल जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। डिस्पर्शन और स्कैटरिंग, ठीक है, ये दोनों एक तरह का वो है फिनोमेना, डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग, ठीक है। तो लाइट जाती तो है, पास तो करती है, लेकिन वो डिस्पर्स हो जाती है या स्कैटर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास एप्लीकेशंस, ठीक है, इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में इन सब का क्या एप्लीकेशंस है, तो ये आपका ये चैप्टर हो गया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी बेसिकली फिजिक्स में आती है चीजें, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट थीम आता है हमारे पास हाउ थिंग्स वर्क। हाउ थिंग्स वर्क के ऊपर बेस्ड यूनिट नंबर 4 है। तो यहाँ पर आता है इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जब भी आप देखेंगे तो ये हमारा फिजिक्स का पार्ट रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। करंट तो पता ही आपको, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूनिट है, जैसे एम्पियर है, ठीक है। करंट पास करता है, कंडक्टर चाहिए, ठीक है। ये सब आपको बेसिक आइडिया आप पिछली क्लासेस में चलते आ रहे हैं। तो करंट का पता होना चाहिए, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का पता होना चाहिए, जैसे वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो और तीसरा क्या पता होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गड़बड़ क्या है, पहला लिख दिया इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस, और तीसरा क्या लिख दिया, तीसरा भी लिख दिया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट दो बार लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। मेरे हिसाब से साथ में रेजिस्टेंस का आइडिया होना चाहिए आपको, एक करंट का आइडिया होना चाहिए, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस का, तीसरा रेजिस्टेंस का आइडिया होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। शायद मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली तीन चीजें रहती हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। तीन बेसिक चीजें इलेक्ट्रिसिटी में रहती हैं। उसके बाद ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ जब भी आप स्टडी करेंगे तो इसमें आपको आइडिया होना चाहिए इन तीनों का। अब आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस लेकिन यहाँ लिख दिया इसने, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस है। जैसे रेजिस्टेंस क्या है, आर से हम करते हैं, ठीक है, और रेजिस्टिविटी को रो से करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस से बदलता रहेगा, ठीक है, लेकिन रेजिस्टिविटी एक क्या है, प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी। किसी भी जो हमारा एलिमेंट कह लो, सब्सटेंस कह लो, मटेरियल कह लो, बेसिकली मटेरियल कह सकते हैं, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस तो बनता रहेगा। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला यूज होता है। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है। अब आता है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। यही मैं एक्सप्लेन कर दिया आपको, पहले से ही कर दिया एक्सप्लेन, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, सीरीज, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। दो रेजिस्टर्स को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है, उनका नाम दे दिया R1 एंड R2, ठीक है। तो कंबाइंड जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा अगर वो सीरीज में जुड़े, सिंपल रहता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। इसी तरह से पैरेलल का, पैरेलल में क्या रहता है, अगर हम दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ देंगे तो उसमें फॉर्मूला बन जाता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये पैरेलल का रहता है। उसके बाद आते हैं हम एंड इट्स एप्लीकेशन। जब मान लीजिए आपको एक सर्किट बना के दे देंगे जिसमें एक सीरीज में भी होगा, पैरेलल में भी होगा, तो उस केस में आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस उस सर्किट का निकालना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आए थे आपको। उसके बाद आते हैं डेली लाइफ में क्या यूज है इनका, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, सीरीज और पैरेलल के। देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच क्या है, ठीक है, हीट एनर्जी है, आई क्या है, करंट है, आर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, टी टाइम हो गया, ठीक है। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट डिपेंड किस पर कर रहा है, करंट पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, और टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है? और ये फॉर्मूला आपको इसका हीटिंग इफेक्ट के बारे में बताता है। डेली लाइफ में क्या यूज है, जैसे मान लो आप हीटर यूज कर रहे हैं, प्रेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, और आपका गीजर है, तो जितना भी मतलब आप इनपुट इलेक्ट्रिसिटी देंगे और आउटपुट आपका क्या निकलना चाहिए, गर्मी निकलनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और डेली लाइफ में उनका यूज है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पावर
और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिफरेंस है। तो पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम है, ठीक है। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर हमारी पावर है, ठीक है, हीटिंग पावर है वो, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। देन हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरलेशन बिटवीन पी वी, ठीक है, पी वी आई एंड आर, ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे पी मतलब पावर हो गया, आई मतलब करंट हो गया, आर मतलब रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, आर तो रेजिस्टेंस हो गया, वी मतलब वोल्टेज हो गया। तो सिंपल फॉर्मूला आता है पी इज इक्वल टू वी आई, ये पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, पी इज इक्वल टू वी आई। अब वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, तो इसका मतलब पी क्या हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। दूसरी तरह से भी कर सकते हैं हम, ठीक है, वी आई है, ठीक है, तो v को आई आर लिखा था हम, अब v को ना बदलो, आई को बदल लो, ठीक है, तो आई क्या होगा v अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, इस तरह से कर सकते हैं आप। और तीसरा क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर बन जाएगा, ठीक है। तीन तरह के फॉर्मूले यहाँ पर यूज होते हैं, एक तो वी आई हो गया, एक आई स्क्वायर आर, एक वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर तो ऊपर हो गया, ठीक है, नीचे क्या आएगा सोचो, अभी मैंने पहले बता ही दिया आपको वो भी। देन नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। तो जैसे मान लीजिए आपकी जितनी भी मोटर्स हैं, ठीक है, पंखे की मोटर है, ठीक है, तो इसमें हम क्या, इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, आउटपुट क्या है, आउटपुट हमारे पास रोटेशनल या मूवमेंट है, रोटेशन हो रही है, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी कह सकते हैं आप, आउटपुट मिल रही है, ठीक है। टरबाइन इससे उल्टा रहता है, जहां भाखड़ा बांध पे बिजली बनती है, वहां पे क्या आता है, इनपुट तो क्या है, आपके ऊपर से पानी गिर रहा है, लेकिन वो टरबाइन के रोटर को घुमा रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो जस्ट उल्टा काम हो रहा है वहां पर, ठीक है। लेकिन ये सब क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की हेल्प से होता है, ठीक है। जितना भी ये टरबाइन होगी चाहे मोटर होगी, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की हेल्प से होता है, ठीक है। आपका सबसे सिंपल रहता है डायनेमो, जैसे साइकिल के ऊपर डायनेमो लगा रहता है, ठीक है, साइकिल चलाते हैं तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो भाखड़ा बांध पे तो आप ना भी गए हो, लेकिन डायनेमो तो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, एक मैग्नेट तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक सोर्स हो या तो, ठीक है, या फिर आपने अगर स्टोर करना है तो बैटरी होनी चाहिए करंट को, ठीक है। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी को इनपुट की फॉर्म में यूज करना है या आपको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। या तो आप इलेक्ट्रिसिटी से मूवमेंट ले लो, या फिर मूवमेंट को इनपुट बनाओ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, मैग्नेट के अराउंड जो भी फील्ड है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं हम। और दूसरा मैग्नेटिक लाइंस क्या है, ठीक है, जहां फील्ड होगा वहां लाइंस भी होंगी। देन फील्ड ड्यू टू करंट, ठीक है, अब करंट कंडक्टर में से पास कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता है उसको बोलते हैं फील्ड ड्यू टू करंट, ठीक है। देन क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। देन फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, तो पहला तो हो गया कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कोई सीधा सिलेंड्रिकल कंडक्टर जैसे वायर है, ठीक है, कंडक्टर क्या है, एक वायर है, वायर क्या है, जो अपने में से अलाउ करता है करंट को पास होने, उसको कंडक्टर बोलते हैं। अब उसकी शेप कुछ भी हो सकती है, जैसे वायर की शेप क्या है, जनरली सिलेंड्रिकल है शेप वो, ठीक है, वायर का क्योंकि एक डायमीटर होगा, एक लेंथ होगी। दूसरा आता है हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल, कॉइल क्या होता है, वाइंडिंग टाइप की रहेगी, जैसे मोटर आप देखो, कभी पंखे की मोटर देखो, ठीक है, तो वो क्या है, बंधा रहता है, ठीक है, वायर बंधी रहती है, बहुत सारी वायर लिपटी रहती है किसी कोर के ऊपर, ठीक है, तो वो कॉइल की फॉर्म में रहती है, ठीक है, कॉइल या सोलेनॉइड बोलते हैं हम उसको। उसके बाद आता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, यही इसका बेस है, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, मैंने पहले बताया था आपको इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनपुट है, आउटपुट क्या है, मूवमेंट है, रोटेशनल एनर्जी है। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। देन हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है,
तो जहां भी मैग्नेटिज्म होगा साथ में इंडक्शन, तो इंडक्शन हमारे पास एक मैथमेटिकल रहता है सिस्टम सारा इंडक्शन का। जैसे रेजिस्टेंस था वैसे इंडक्शन का भी आपको पहले सारा आइडिया होना चाहिए कि ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस पढ़ा आपने वैसे इंडक्शन पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पर पहले। उसके बाद क्या है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल, ठीक है, जो पोटेंशियल इंड्यूस हुआ, ठीक है, तो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल को हमेशा हम पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में चलते हैं। तो जैसे वोल्टेज है, वोल्टेज इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, खाली पोटेंशियल नहीं चलता। अब ये कह दो कि इसका पोटेंशियल इतना है, वो नहीं चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, जो करंट पैदा हुआ इसकी वजह से उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। देन आता है हमारे पास फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। पहले आया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अब आ गया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, उल्टा काम है, पहले मोटर आई थी अब जनरेटर आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट डीसी बोलते हैं हम जिसको, जैसे जो आपके जो नॉर्मल सेल रहते हैं वो कौन सा करंट रहता है, वो डायरेक्ट करंट रहता है, डीसी, ठीक है। और जो आपकी घरों में इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, एसी है, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिंग करंट एसी, ठीक है। तो अल्टरनेटिव एसी और डीसी में डिफरेंस भी पता होना चाहिए आपको। फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी एसी की, 50 हर्ट्ज रहती है इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद आती है एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ठीक है, एसी का डीसी के ऊपर क्या एडवांटेज है, तो यहाँ से डिफरेंस भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास डोमेस्टिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो घरों में जो बिजली आ रही है, ठीक है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जैसे पंखे में आ रही है लाइट, ठीक है, आपके एलईडी में आ रही है, ठीक है, स्विचेस वगैरह में आई रही है, तो उसके लिए सर्किट क्या बनेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक सर्किट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास थीम नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड जनरेट रहता है। थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट समझ लो इसको आप नेचुरल रिसोर्सेज में। तो इसमें सबसे पहला क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी स्टडीज भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। हमें एनर्जी के कौन कौन से सोर्स हैं, सबसे पहले आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी है हमारे पास, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी तो पता ही लग गया आपको, ठीक है, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये डिफरेंट फॉर्म्स है, ठीक है, एनर्जी की। उसके बाद आता है हमारे पास कन्वर्स कन्वेंशनल, ठीक है, एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है। अभी तक अब हम जो यूज करते हैं उसको बोलेंगे कन्वेंशनल, और नई तरह के जो हैं जैसे सोलर हो गई तो वो क्या है, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो कन्वेंशनल क्या है, जो जनरली यूज में आते हैं, नॉन कन्वेंशनल मतलब जो प्रचलित नहीं है अभी तक, ठीक है, अभी नए नए आए हैं, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस। उसके बाद आ गया फोसिल फ्यूल्स, ठीक है, जो जमीन के अंदर जैसे कोयला है फोसिल फ्यूल है। देन सोलर एनर्जी, अब जैसे नॉन नॉन कन्वेंशनल में आ गया सोलर एनर्जी, ठीक है, जो सन से आ रही है, ठीक है। अब बायोगैस है, ठीक है, बायोलॉजिकल वेस्ट रहता है जो जानवरों का, उससे बायोगैस बनाते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन वेस्ट भी हो सकता है। देन हमारा विंड एनर्जी, ये भी नॉन कन्वेंशनल टाइप का रहेगा सब, ठीक है, हवा से जो बिजली, पवन चक्की बोलते हैं जिसको हम। देन वाटर, ठीक है, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, ठीक है, वाइट वाटर का तो पता ही है आपको, जैसे बांध से भाखड़ा बांध है, ठीक है। टाइडल एनर्जी में टाइड्स को यूज करते हैं, ज्वार भाटा, जो हमारे समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उससे भी हम बिजली बना सकते हैं, तो ये टाइडल पावर आ गई। देन न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर का तो आपको पता ही है, न्यूक्लियर से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर का चक्कर पड़ा ही रहता है इंडिया के लिए हमेशा। देन रीन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो रिन्यूएबल क्या है कि उसको दोबारा नया कर सकते हैं, ठीक है, अखंड, ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल क्या है कि उसको दोबारा नहीं कर सकते, एक बार कोयला जल गया खत्म कहानी, ठीक है। रिन्यूएबल क्या है, सोलर है जैसे चल रहा है, ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा। तो इनमें डिफरेंस क्या है। अब नेक्स्ट क्या है, ये चैप्टर तो यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ओवर एनवायरनमेंट, मैंने आपको पहले बताया था एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहता है ये सब। तो एनवायरनमेंट जहां भी होगा पोल्यूशन होगा, उससे बचाव होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या है अब, इकोसिस्टम, ठीक है, आपका इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। देन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, आ गई प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है। आपको पता है कि ऊपर हमारे एक ओजोन की लेयर है, ठीक है, और वो धीरे 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 उसमें डिप्लीशन होता जा रहा है, मतलब उसमें छेद होता जा रहा है, और छेद वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जो हम जनरली एसी यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, ठीक है, फ्रीऑन गैस वगैरह है, ठीक है, तो इसकी वजह से ज्यादा वो बढ़ता है, ठीक है, और पोल्यूशन की वजह से भी बढ़ता है। देन आता है हमारे पास वेस्ट, ठीक है।
वेस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, जो हमारा कचरा है, गंदगी है, ठीक है, वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एंड देयर सॉल्यूशंस, ठीक है, वेस्ट प्रोड्यूस तो होना ही होना है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, उससे हम यूज कैसे करें, खत्म कैसे करें उसको। देन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, मतलब जिसको खत्म कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम खत्म नहीं कर सकते। अब जैसे पॉलीथीन पे बैन लगा दिया था, उसका रीजन क्या था कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल थे, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये तीसरा चैप्टर आ गया इसमें, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी मैनेजमेंट, मतलब उसको एक ही बार में खत्म ना कर दो सारा, ठीक है, उसको बचा के रखो कुछ, ठीक है। सबसे पहले आता है कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन मतलब बचाना, ठीक है, वेस्ट ना करना, खत्म ना करना, ठीक है। अब कंजर्वेशन है हमारे पास, और उसका यूज कैसे करना है, ठीक है, ऑफ किस चीज का है। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है, दिमाग से यूज करो, खराब मत करो, ठीक है। अब यहाँ पर फॉरेस्ट तो आने ही आने हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्या इश्यूज हो सकते हैं कि अगर हम अंधाधुंध जंगलों को काट देते हैं, ठीक है, डिफोरेस्टेशन जिसको बोलते हैं, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, पोल्यूशन बढ़ जाएगा। दूसरा वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ क्या है, जानवर है जो जंगल के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, उनको अगर हम मार देते हैं अपने पर्पस के लिए, ठीक है, तो क्या है, उनकी संख्या भी कम हो जाएगी, ठीक है, सारा संतुलन बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व रखना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी जो स्पीशीज हैं वो खत्म होती जा रही है, जैसे शेर की स्पीशीज खत्म होती जा रही है, ठीक है, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं उनको हम। उसके बाद आता है कोल। कोल तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, कोयला। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहाँ है, पेट्रोलियम जमीन से निकलना है, क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम जनरेट होता है, ठीक है, इनकी कंजर्वेशन, ठीक है। तो जितना यूज का हो उतना निकालो, बाकी ना निकालो, ठीक है, अंधाधुंध ना निकालो। देन एग्जांपल्स ऑफ पीपल्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पीपल्स पार्टिसिपेशन। जैसे एक बार आपने सुना हो चिपको आंदोलन चला था, पेड़ों पे लोग चिपक गए थे, ठीक है, अब तो उस टाइप का रहेगा, पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, लोग कब कब आ गया है, ठीक है। देन नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद आता है हमारे पास बिग डैम्स, ठीक है, बड़े बड़े कौन कौन से डैम्स हैं, ठीक है। अब बड़े बड़े डैम की एडवांटेज क्या है, ठीक है, और उसकी लिमिटेशंस क्या है वो भी पता होना चाहिए। बड़ा अगर डैम बनाएंगे तो बिजली तो बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगी, लेकिन लिमिटेशंस क्या होगी, वहां पर जो लाइफ होगी वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, वाइल्ड लाइफ कह सकते हो आप, फॉरेस्ट कह सकते हो, ठीक है। अब उनका लेकिन क्या अल्टरनेटिव्स हैं, अगर मान लो बड़े डैम नहीं बनाते हम तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। देन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, पानी को बचाना है हमने, ठीक है, जैसे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने सुना होगा, ठीक है, जो बारिश का पानी है वो सीधा जमीन के अंदर चला जाए, ठीक है, इस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, वाटर को बचाना है, ठीक है। देन सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत अच्छी टर्म है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ किस चीज की, नेचुरल सोर्सेज, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज सस्टेन रहे, मतलब रहे, कायम रहे, खत्म ना हो जाए, ठीक है, उसके लिए क्या क्या करना है हमको। तो ये आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट तो प्रैक्टिकल है, ठीक है। और आपका सिलेबस थोड़ा लंबा ही था ये, 20 मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स रहेंगे, ठीक है, वो आपको पता ही है कि किस कैटेगरी पे लगते हैं, ठीक है। तो ये क्लास 10th का साइंस का सिलेबस था, और अगर आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, बुक्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आपको दूसरे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, अलग हर एक सब्जेक्ट का वीडियो है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इंग्लिश का वीडियो भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश का वीडियो भी आप एक बार देखें, ठीक है, सेम वीडियो आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।